इस वीडियो में हम इकोनॉमिक कंपोजिशन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार हमने इससे पहले की वीडियो में एज ग्रुप को डिस्कस किया था, उसी प्रकार से ये हमारे यूजीसी नेट में सिलेबस में डिफाइंड है बिल्कुल। इसी वजह से हमने सिलेबस को ध्यान में रखकर ही इन वीडियोस को बनाने की कोशिश की है। इकोनॉमिक कंपोजिशन या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स किसी भी देश में उस पॉपुलेशन को इसमें हम आर्थिक यानी कि वही बात आ जाती है जिनसे क्या करते हम जीविका प्राप्त करते हैं। उन सारे जो है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें क्या है इनकम प्राप्त होती है, उनको अध्ययन करने को इसी में हम दिखाते हैं। और स्ट्रक्चर में हम बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर से लेकर औद्योगिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इत्यादि सभी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल किया जाता है। जिस प्रकार एज कंपोजिशन में एज से रिलेट करते हैं, उसी प्रकार इकोनॉमिक में आर्थिक से रिलेट करके हम जीविका के प्रकारों को दिखाते हैं इसमें। और इसमें हम अलग अलग जो है विश्व या भारत में भी उसको अच्छे से अध्ययन करते हैं। किसी भी देश में पॉपुलेशन से, जनसंख्या से जो आर्थिक क्रिया में संलग्न होते हैं उसे इसमें दिखाया जाता है। और ये आंकड़े हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? इकोनॉमिक से रिलेटेड आंकड़े, इकोनॉमिक कंपोजिशन के आंकड़े वैसे तो हम कई जगह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख क्या है, प्रमुख कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रमुख जो हमारा स्रोत रहता है क्या है? जनगणना के आंकड़े, जो कि सर्वे के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कुछ सालों के अंतराल पर, 5 से 10 साल के अंतराल पर जो है अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से, जैसे कोई 5 साल बाद करता है तो कोई 10 साल बाद आंकड़े प्राप्त करता है, मुख्य माने जाते हैं। जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण हम अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कुछ टर्म को हम देख लेते हैं। मेनली इसमें से कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है। मैन पावर किसे कहा जाता है? टर्म में हम देख लेते हैं, इसमें कुछ डिफाइन करके हम देखते हैं। मैन पावर किसे कहा जाता है? वह जनसंख्या जो आर्थिक कार्यों में संलग्न होने में सक्षम है। वह पॉपुलेशन जो आर्थिक कार्यों में लगी हुई है या लगने के लिए सक्षम है, वो रोजगार में हो भी सकती है और बेरोजगार भी हो सकती है। लेकिन वो एज की पॉपुलेशन जो कि किसी आर्थिक क्रिया में जो है सक्रिय हो सकती है, उसको हम मैन पावर का नाम दे देते हैं। इसमें दोनों ही आ जाते हैं, रोजगार में लगे लोग और बेरोजगार दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन क्या एज है? वह एज जो कि दिखाती है कि ये पॉपुलेशन का जो है प्रतिशत
आर्थिक क्रिया में संलग्न होता है या हो सकता है, वो पॉपुलेशन दिखाती है। दोनों ही आती है इसमें। मान लो एज हम इस प्रकार से रख सकते हैं, ये एज है। इसमें क्या है, कुछ लोग तो क्या है लगे हुए हैं रोजगार में, कुछ प्राप्त करने के लिए वो करना तो चाहते हैं लेकिन लगे हुए नहीं है। दोनों को ही मैन पावर में शामिल किया जाता है इस एज में। वर्किंग पॉपुलेशन में हम बात करें, इसे मैन पावर का नाम दे दिया जाता है। फिर और सक्रियता के आधार पर मैन पावर को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। सक्रियता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। इस पॉपुलेशन को, मैन पावर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, मैन पावर का पहला टाइप्स है, मैन पावर का पहला टाइप्स है क्या, पहला टाइप्स है एक्टिव पॉपुलेशन। एक्टिव पॉपुलेशन, एक्टिव पॉपुलेशन वह है पॉपुलेशन जो कि आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, जनगणना के समय संलग्न है। इसमें उसको भी शामिल किया जाता है जो कि उस टाइम पे क्या है, हड़ताल इत्यादि के कारण कार्य में लगी हुई नहीं है लेकिन लगी हुई है। इसमें उस पॉपुलेशन को शामिल किया जाता है। फिर इनएक्टिव पॉपुलेशन, ये वे होते हैं जो कि इसमें वो लोग आते हैं जो एक्टिव पॉपुलेशन आर्थिक क्रियाओं में तो संलग्न होते हैं लेकिन उनको उसकी कुछ वेतन इत्यादि नहीं मिलता होता। वो जैसे अपने घर पे काम करना, अपने परिवार के लिए, जैसे अपने बड़ों इत्यादि, अपने बच्चों इत्यादि के लिए घर का काम करना इसमें शामिल है। ये क्या है, एक्टिव, ये मतलब लगे तो हुए होते हैं, मैन पावर का ये प्रकार तो है लेकिन ये क्या है, इनको कोई धनराशि बदले में नहीं मिलती। इसमें वो पॉपुलेशन आ जाते हैं। फिर है एक्टिव पॉपुलेशन की माप कैसे करें। एक्टिव पॉपुलेशन की माप, एक्टिव पॉपुलेशन की माप सबसे पहले क्रूड एक्टिव रेट, क्रूड एक्टिव एक्टिविटी रेट, इसको कैसे निकालते हैं। क्रूड एक्टिविटी रेट को कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन बटे में टोटल पॉपुलेशन गुणा में 100। इस प्रकार से हम निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। जैसे किसी भी क्षेत्र की क्या ले ली हमने, टोटल पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो कि कार्य में संलग्न है, और जैसे वर्किंग पॉपुलेशन
और टोटल पॉपुलेशन उसी एरिया की, और उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। फिर इसके बाद सेकंड जो विधि आती है, माप आती है एक्टिव पॉपुलेशन निकालने की। जनरल एक्टिविटी रेट। इसमें क्या आता है, जनरल एक्टिविटी रेट, इसमें क्या आता है, सक्रिय आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या और सक्रिय आयु वर्ग की पॉपुलेशन। फर्क क्या है क्रूड में और इसमें? इसमें क्या ले लिया हमने, इसमें क्या ले लिया हमने, जैसे पॉपुलेशन का कार्यशील जनसंख्या तो ली है, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, और बटे में टोटल पॉपुलेशन की जगह हम क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसमें, सक्रिय जो आयु वर्ग की पॉपुलेशन है ना, उसी को ले लें। एक तो क्या है क्रियाशील जो लगी हुई है, और दूसरी क्या है सक्रिय ही है पॉपुलेशन तो, लेकिन ये क्या है आयु वर्ग की पॉपुलेशन, यानी कि इसमें क्या है वर्किंग पॉपुलेशन ले ली हमने, जो कि उस टाइम पे जनगणना के टाइम लगी हुई है, और इसमें जो उसी एज की है पॉपुलेशन जो लगी हुई है आर्थिक कार्यों में और ना भी लगी हुई है, रोजगार और बेरोजगार दोनों को इसमें ले लिया जाता है और गुणा तो कर दिया जाता है जर्नल में इस प्रकार से। फिर है एज, अगली है विधि हमारी एज एंड सेक्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के और लिंग के अनुसार हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अलग से आर्थिक एज एंड सेक्स स्पेसिफिक एक्टिविटी किस प्रकार से इसको हम फॉर्मूले में रखें तो किस प्रकार से विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार क्रियाशील पॉपुलेशन, क्रियाशील जनसंख्या और बटे में पुरुष या महिला, इस प्रकार से पुरुष या महिला, हाँ इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं पुरुष और महिला के संदर्भ में इस प्रकार से, यानी कि उसी एज के क्या है महिला को कभी पुरुष को इस प्रकार से रख के हम एज स्पेसिफिक को और लिंग स्पेसिफिक को निकाल सकते हैं। और ये पुरुषों के पक्ष में रहता है, क्योंकि महिला क्या है, महिलाओं का प्रतिशत आर्थिक में कम रहता है, तो इसी वजह से पुरुषों के पक्ष में रहता है। डिपेंडेंसी रेशो की बात करें, डिपेंडेंसी रेशो की बात करें तो इसको कैसे निकालते हैं, अगला मेथड है, अगला माप
डिपेंडेंसी रेशो, इसको कैसे निकालते हैं? जैसे बाल प्लस वृद्ध संख्या और बटे में सक्रिय पॉपुलेशन, क्योंकि वृद्ध और बच्चे दोनों ही क्या करते हैं, युवा पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम बाल प्लस वृद्ध को रख के और सक्रिय पॉपुलेशन से भाग कर देते हैं और गुणा 100, इस प्रकार से डिपेंडेंसी रेशो को निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद अगला है हमारा माप रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट में किसी विशिष्ट आयु वर्ग के कार्यशील जनसंख्या में संभावित वृद्धि संख्या, यानी कि विशिष्ट आयु में ही हम क्या करते हैं, इसमें संभावित वृद्धि को भी पढ़ लेते हैं। और उसी आयु वर्ग में क्रियाशील जनसंख्या के ह्रास की मात्रा, वृद्धि और ह्रास की मात्रा, यानी कि क्या करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में वृद्धि और ह्रास की मात्रा को रिप्लेसमेंट से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वृद्धि या फिर कमी, दोनों ही उसी एज में, किस एज में, वर्किंग पॉपुलेशन की ही एज में, सक्रिय पॉपुलेशन की ही एज में। इसको इस प्रकार से NIRD और TP इस प्रकार से अगर आ जाए तो ये भी सूत्र किसका रहेगा, रिप्लेसमेंट का सूत्र है। एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, जो जनगणना के समय क्या हो, रोजगार में, उसको तो एम्प्लॉयड कहते हैं, और जो जनगणना के समय रोजगार में ना हो उसको अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा दी गई है। फिर है एक्टिव पॉपुलेशन को भी दो भागों में बांटा जाता है, मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स। एक्टिव पॉपुलेशन को दो भागों में बांटा जाता है, मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स। मेन में कौन से होते हैं, आगे इसमें हमने दिया हुआ है कि मेन में कौन कौन से होते हैं। मेन वो होते हैं जिन्होंने क्या है, अलग अलग जनगणना के हिसाब से हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही देख लेते हैं। मेन जो है वे होते हैं जिनको क्या है कि कम से कम 6 महीने के लिए, जिन्होंने 183 दिनों के आई थिंक उन्होंने कार्य किया हो, उनको मेन वर्कर का नाम दे दिया जाता है। और जिन्होंने इससे कम समय के लिए कार्य किया है उनको मार्जिनल वर्कर का, जिसको मैं इसी वीडियो में आगे अलग से डिफाइन करूंगी। यहाँ पर इतना ही, मेन को क्या है कि ज़्यादा टाइम के लिए काम किया है इन्होंने।
फिर है रोजगार स्तर की माप किस प्रकार से है, एम्प्लॉयड रेट से रोजगार स्तर की माप। रोजगार स्तर की माप किस प्रकार से होती है? पहला है एम्प्लॉयमेंट रेशो रेट और फिर रेशो ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट रेशो ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर है रेशो ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार से हम रोजगार स्तर की माप कर सकते हैं। वर्क और वर्किंग फोर्स, इसमें सिर्फ रोजगार में लगे व्यक्ति को ही शामिल किया जाता है। वर्क और वर्किंग फोर्स में सिर्फ रोजगार में लगे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। और लेबर फोर्स में हम क्या करते हैं, दोनों को ही शामिल कर देते हैं। और श्रम शक्ति जो कि वर्किंग फोर्स का नाम देते हैं, एक निम्न स्तर है, लेकिन क्या है, लेबर फोर्स यानी कि कार्य शक्ति वृत्त श्रम शक्ति है जो लेबर शक्ति है, लेबर फोर्स है जो वर्किंग फोर्स से वृत्त शब्द है। यानी कि लेबर फोर्स बड़ा है और वर्किंग पॉपुलेशन उससे कम जो है छोटा शब्द है। फिर भारतीय जनगणना में दो नाम हैं, वर्कर और नॉन वर्कर। भारतीय जनगणना में क्या नाम है, वर्कर और नॉन वर्कर। और 1881 में क्या किया गया, दो वर्ग बनाए गए हैं वर्कर वही है, मैंने पहले भी मेन वर्कर जिन्होंने क्या किया है, 6 महीने या 183 दिन कार्य किया है। और मार्जिनल जिन्होंने 6 महीने से कम काम किया है। और कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जनांकीय कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, इसका अर्थ देख लेते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होना क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। यूनाइटेड नेशन व्यवस्था ने कितने भागों में बांटा ऑक्यूपेशन को, व्यवसाय को कितने भागों में बांटा है, यूनाइटेड नेशन ने 9 भागों में बांटा है। गाइस, जैसे कि अभी शाम का टाइम है तो धीरे धीरे क्या है, मैं लिख रही हूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से मैं नाम बोल देती हूँ। यूनाइटेड नेशन ने कितने भाग बताए हैं ऑक्यूपेशन के, जो कि मान्य हैं बिल्कुल पूरे विश्व के हिसाब से यूनाइटेड नेशन ने बताए हैं, तो कितने हैं, 9 हैं टोटल। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 एग्रीकल्चर,
फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ये नंबर 1 में है। फिर नंबर 2 में है माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। फिर है 3rd नंबर में है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। फिर है 4th नंबर में है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एंड सैनिटरी सर्विस। फिर 5वें भाग में है कंस्ट्रक्शन। और फिर 6ठे भाग में है, 6ठा नंबर पर है कॉमर्स। फिर 7वें पर है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। फिर है 8वें भाग पर है सर्विस। और 9वें भाग पर है अदर अनक्वालिफाइड, अनक्लासिफाइड ऑक्यूपेशन। और भारतीय, अब हम भारत में बात करें तो भारतीय जनगणना में अपनाए गए वर्गीकरण संयुक्त जो है संयुक्त नेशन, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ही हैं, नेशन के हिसाब से ही हैं, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा मानकों के अनुसार ही हैं, यूनाइटेड नेशन के मानकों के अनुसार ही, जैसे कि 9 दिए गए हैं। लेकिन भारत की जो आर्थिक अवस्था में एग्रीकल्चर इत्यादि का रोल है, तो इसके इसके जो भागों में थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा क्या है, संशोधन भी है, मॉडिफाई भी किया गया है। 1951 से 71 में अपनाया गया है। और भारत के संदर्भ में किस प्रकार से हैं, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा 9 भाग बताए हैं। सबसे पहले है कल्टीवेटर, भारत का देख लीजिए आप, कल्टीवेटर्स पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है एग्रीकल्चर लेबर्स, सबसे पहले कल्टीवेटर्स, फिर दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर लेबर्स, तीसरे नंबर पर पशुपालन, वनोद्योग, मत्स्य पालन, बागवानी तथा संबंधित कार्य। फिर चौथे नंबर पर माइनिंग एंड क्वायरिंग, एंड 5वें नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिपेयरिंग। फिर 5वें को 2 भागों में बांटा गया है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, अदर देन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। फिर 6ठे नंबर पर है हमारा कंस्ट्रक्शन। 7वें नंबर पर ट्रेड एंड कॉमर्स। और 8वें नंबर पर है हमारा ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। 9वें नंबर पर अदर सर्विस है। और इनको क्या है, 9 को भारत में 3 भागों में बांटा है। भारत में एवरेज सहभागिता दर, इनको जो है 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हमारा रहता है प्राइमरी एक्टिविटी में कितने भाग रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे तक, पहले से चौथे तक इन्हें प्राइमरी में रखा गया है। और सेकेंडरी एक्टिविटी में रखा गया है 5वें और 6ठे को। और टर्सरी एक्टिविटी में रखा गया है 7वां, 8वां, 9वां। सबसे अधिक प्रतिशत जो है प्राइमरी का है भारत में। और भारत में एवरेज सहभागिता दर है 39.1%। पुरुषों के पक्ष में है, पुरुषों की 51 है, 51.7, और महिलाओं की है 25.6%।
फिर है जनगणना 1981 में प्रथम बार मुख्य श्रमिकों में 4 भागों में बांटा गया है। फिर किस प्रकार से कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, अदर वर्क। और इन 1991 से 2001 में इसी पद्धति को अपनाया गया है। काश्तकार की संख्या हिमाचल में अधिक है, खेतिहर की बिहार में है, और पारिवारिक जो है वो मणिपुर में है, और अन्य जो है चंडीगढ़ और दिल्ली में है। थैंक यू।